हेलो एंड वेलकम टू गियर अप। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंट्रोपी से और हम ये देखेंगे कि एंट्रोपी का मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। हम यहाँ पे एंट्रोपी की बात करने जा रहे हैं, एंट्रोपी का मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस। अगले कुछ वीडियोस में फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में भी बात करेंगे, बट आज हम केवल और केवल क्लॉजेज इनइक्वालिटी से ये समझेंगे कि एंट्रोपी आता कैसे है और एंट्रोपी होता क्या है। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक से कि अगर आप देखें क्लॉजेज इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग किसी भी रिवर्सिबल साइकिल के लिए डेल क्यू बाई टी का वैल्यू होता है 0 और इसी को ही हम सबसे पहले प्रूफ करेंगे। और इसको प्रूफ करने के लिए हमें हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहली चीज़ है कि अगर हमारे पास कोई भी दो एडियाबेटिक प्रोसेस हैं, कोई भी दो एडियाबेटिक प्रोसेस हैं, वो एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या ऐसी साइकिल पॉसिबल होगी या नहीं, ये हमारे पास क्वेश्चन उठता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें दो एडियाबेटिक प्रोसेस आपने ली, कोई भी पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इसमें आपने एक आइसोथर्मल ले ली। अब क्या किया, कुछ हीट ऐड करी, तो हीट हम ऐड कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आइसोथर्मल में। अब इसमें वर्क कितना मिलेगा, वर्क मिलेगा जितना भी एरिया कवर हो रहा है, तो ये तो आपको पूरा वर्क मिलेगा, नेट वर्क। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हीट जो होगी वो केवल और केवल इस आइसोथर्मल प्रोसेस में दी जा सकती है। बची हुई जो प्रोसेस हैं, बची हुई जो प्रोसेस हैं, दो एडियाबेटिक प्रोसेस हैं, अब उनमें तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी, तो क्यू आउट कहाँ से होगा, हीट रिजेक्ट कहाँ से होगी, तो हीट रिजेक्ट यहाँ पे हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये जो साइकिल है वो इम्पॉसिबल है। किसके अकॉर्डिंग, कैल्विन के अकॉर्डिंग, क्योंकि कैल्विन खुद ही बोलता है अगर हमारे पास कोई भी ऐसा कोई मशीन है जो कुछ हीट ले रहा है किसी भी हाई टेम्परेचर थर्मल रिजर्वायर से और कुछ वर्क हमें देता है, तो इट दिस मशीन मस्ट रिजेक्ट सम हीट लाइक Q2। ठीक है ना, Q2 इसको कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे जो भी वर्क होगा वो हीट हीट जो होगी वो वर्क के इक्वल हो जाएगा, मतलब एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पूरा का पूरा जो हीट आप दे रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में, वो आपको पूरा वर्क दे रहा है। कोई भी हीट रिजेक्शन जैसी प्रोसेस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बची हुई प्रोसेस आपकी एडियाबेटिक प्रोसेस है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये वायलेट कर रहा है केल्विन के स्टेटमेंट को या फिर सेकंड लॉ को। इसलिए ऐसी कोई भी साइकिल जिसमें दो एडियाबेटिक प्रोसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पे आपका कभी भी वहां पे आपका कभी भी वो पॉसिबल नहीं होगी, वो इंजन जो भी होगा या जो भी वो साइकिल होगी वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए, दूसरी चीज यहाँ पे आती है। दूसरी चीज अगर आप ये देखें तो कहीं पे अगर आपको पूछ लिया जाता है कि अगर कोई भी साइकिल है, कोई भी प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस है कुछ इस तरीके से रिवर्सिबल प्रोसेस है, मान लिया ये कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये इसका जो पाथ है वो है 1 से लेकर 2 तक। ये कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है जो कि अपने अंदर कितना एरिया कवर कर रही है, इतना कुछ एरिया कवर करती है। अब ये पूछ लिया जाता है कि इस रिवर्सिबल प्रोसेस को आप कौन कौन सी अनदर रिवर्सिबल प्रोसेस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं दो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस से, दो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस से, प्लस एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस से। कैसे, देखिए अगर हम यहाँ पे 1 पॉइंट के अक्रॉस एक एडियाबेटिक प्रोसेस को ड्रॉ करें, 2 के अक्रॉस भी हम एक एडियाबेटिक प्रोसेस को ड्रॉ करें, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो एडियाबेटिक हमने ड्रॉ कर दी हैं, एक आइसोथर्मल है। एक आइसोथर्मल आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि यहाँ पे से जो आप ड्रॉ करेंगे, जो एरिया ये होगा, ये जो एरिया होगा ये इस एरिया के इक्वल होगा। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे जो एरिया अंडर द प्रोसेस 1 to 2 है, वो इस नई प्रोसेस 1AB2 मान लिया हमने, 1AB2 प्रोसेस जो हमने नई बनाई है, उसके अंदर जो एरिया कवर हो रहा होगा उसके इक्वल नहीं होगा। बट हमने कंडीशन ऐसे लेनी है कि ये जो दो एडियाबेटिक प्रोसेस हमने ड्रॉ करी, इन दोनों के बीच में डलने वाली आइसोथर्मल प्रोसेस उतना ही एरिया यहाँ पे दे जितना कि यहाँ पे है। क्लियर है। अब अगर इतना क्लियर है तो हमें सिंपल पता है कि एरिया अंडर द प्रोसेस 1 to 2 इज इक्वल टू एरिया अंडर द प्रोसेस 1AB2। एरिया सेम है मतलब वर्क सेम रहेगा, है ना। किसी भी पीवी डायग्राम में अगर एरिया सेम है किन्हीं भी दो प्रोसेस का, मतलब उन दोनों प्रोसेस के लिए वर्क सेम है। ठीक है, तो 1 to 2 प्रोसेस के लिए जितना एरिया था, जो रिवर्सिबल प्रोसेस थी, उसको हमने रिप्लेस किया किससे, एक आइसोथर्मल प्रोसेस से
और 2 एडियाबेटिक प्रोसेस से, 2 एडियाबेटिक प्रोसेस से। ठीक है, अब हम लगाते हैं फर्स्ट लॉ किस पे, फॉर 1 to 2 प्रोसेस। अगर हम फर्स्ट लॉ अप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं del Q12 इज इक्वल टू du12 प्लस del W12। अगर मैं 1AB2 प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ लगाऊं तो मैं लिख सकता हूं del Q1AB2 इज इक्वल टू du12। du12 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अगर प्रोसेस 1 to 2 है या 1AB2 है, उसके एंड पॉइंट्स तो 1 और 2 ही हैं, एंड पॉइंट सेम है, तो कोई भी पॉइंट प्रॉपर्टी जो पॉइंट फंक्शन होगा या कोई ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होगी वो तो पॉइंट पे डिपेंड करती है, एंड पॉइंट पे डिपेंड करती है। तो डजेंट मैटर कि प्रोसेस कौन सी है, किस पाथ से जा रही है, अगर एंड पॉइंट सेम है तो वहां पे जो भी आपकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होगी उसके लिए चेंज अगर आप निकालते हैं वो सेम रहेगा, है ना। तो यहाँ पे जो du12 है वो इसी के इक्वल है, जो 1 to 2 प्रोसेस में आपकी इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो सेम रहेगा इस नई प्रोसेस 1AB2 में। अब देखिए फिर हम क्या लिख सकते हैं, del W 1AB2। अब यहाँ पे अगर हम दोनों इक्वेशन को, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, इस इक्वेशन नंबर सेकंड मान लें, इसको अगर हम एक दूसरे से माइनस कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो du12 है वो कैंसिल हो जाएगा। दूसरी चीज, इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि हमने एरिया इस तरीके से लिया है कि वर्क जो है वो 1 to 2 प्रोसेस के लिए इक्वल है किसके, 1AB2 के, तो हम इन दोनों को भी कहते हैं। अब क्या बचा है, del Q112 इज इक्वल टू del Q1AB2। इस 1AB2 को अगर आप एक्सप्लोर करें तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि del Q12 इज इक्वल टू del Q, इस 1AB2 को आप क्या लिख सकते हैं कि जितना हीट ट्रांसफर हुआ 1A में प्लस जितना हीट ट्रांसफर हुआ AB में प्लस कितना हीट ट्रांसफर हुआ B2 प्रोसेस में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 1A और B2 जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसलिए इन दोनों में तो हीट ट्रांसफर जीरो होगा। इसका मतलब पूरा का पूरा हीट ट्रांसफर जो है वो कौन सी प्रोसेस में हो रहा है, AB प्रोसेस में हो रहा है। और वो कौन सी प्रोसेस है, वो है हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस, वो है हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हम यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस है, कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस आपको कल को मैं दे देता हूं, तो अगर आपको इस रिवर्सिबल प्रोसेस को रिप्लेस करना है किसी ऐसी प्रोसेस से जो कि इतना ही हीट ट्रांसफर करे, तो आप क्या करेंगे, इसके अक्रॉस, इसके दोनों साइड आप एक एडियाबेटिक प्रोसेस खींचेंगे और उन एडियाबेटिक के बीच में अगर आप एक एस देते हैं जो उतना ही एरिया कवर करेगी, जो उतना ही एरिया कवर करेगी टोटली जितना कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस कर रही थी, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होगा किसमें, पूरी रिवर्सिबल साइकिल में, या सॉरी पूरी रिवर्सिबल प्रोसेस में, वो किसके इक्वल होगा, हीट ट्रांसफर इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, हीट ट्रांसफर इन आइसोथर्मल प्रोसेस विच इज ड्रॉन बिटवीन दीज टू एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ये हमारे पास सिंपल यहाँ पे पता चलता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर हैं, तो अब हम ये प्रूव कर सकते हैं कि क्लॉजेस के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं del Q by T फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू 0। इसका अगर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं del Q by T का किसी भी रिवर्सिबल साइकिल के लिए, रिवर्सिबल साइकिल के लिए, तो वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे कभी भी जो क्लॉजेस है, क्लॉजेस जो इनइक्वालिटी है, वो हमेशा साइकिल के बारे में बात करता है, बट थर्मोडायनेमिक्स हमें प्रोसेस तक पहुंचा देता है। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे अगर साइकिल हम ड्रॉ कर देते हैं, मान लिया ये कोई हमारी रिवर्सिबल साइकिल है, ये हमारे पास कोई रिवर्सिबल साइकिल है जो एक पॉइंट से स्टार्ट होगी और वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगी। तो हमने क्या किया, इसको मान लिया कि ये किसी भी डायग्राम, पीवी डायग्राम में है सपोज, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इस रिवर्सिबल साइकिल को हम सेपरेट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं किससे, एडियाबेटिक नंबर एडियाबेटिक प्रोसेस से। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस से। मैं यहाँ पे कुछ ही एडियाबेटिक प्रोसेस से इसको डिवाइड करूंगा, बट आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको और भी प्रोसेस से डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहां पे आपको क्या करना है, इसको नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड कर देना है, जो कि सारी की सारी एडियाबेटिक प्रोसेस होंगी। अब आपने अगर इसको एडियाबेटिक प्रोसेस से डिवाइड कर दिया इस रिवर्सिबल साइकिल को, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो है बन गई, ये एक अलग प्रोसेस बन गई। तो ये सारी एक अलग अलग प्रोसेस बन गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि
कि अगर आपके पास कभी भी किसी भी रिवर्सिबल साइकिल में आप उसको अगर एडियाबेटिक में तोड़ते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस से तोड़ते हैं, तो वहां पे आपको कुछ रिवर्सिबल साइकिल देखने को मिलेगी। ये एक रिवर्सिबल साइकिल है। अब मैं क्या करता हूं, इस रिवर्सिबल साइकिल को जैसे कि हमने पढ़ा था, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं 3 प्रोसेस से, जिसमें कि 2 तो एडियाबेटिक होंगी, तो 2 एडियाबेटिक हैं, और एक क्या होगी, इनके बीच में खींची जाने वाली आइसोथर्मल प्रोसेस। ध्यान रखिएगा, वो आइसोथर्मल प्रोसेस इस तरीके से खींचेंगे कि ये जो एरिया है वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि अगर ऐसा है तभी हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी पुरानी वाली प्रोसेस थी, मान लिया वो ए बी है और नई वाली प्रोसेस A12B है, ठीक है ना, नई वाली प्रोसेस है A12B, तो ये जो एरिया होगा दोनों के अंदर वो सेम होगा, ठीक है ना, जो एरिया ये कवर करेंगे वो सेम करेंगे। सिमिलरली हमने क्या किया, सभी जगह ऐसे ही आइसोथर्मल ले ली कि जिस तरीके से हमारा जो एरिया है, जिस तरीके से हमारा जो एरिया है वो सेम रहे। मान लिया यहाँ पे भी ले लिया, तो ये एरिया इस एरिया के इक्वल होगा, ऐसे ही यहाँ पे भी ले लिया, ये एरिया इस एरिया के इक्वल होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जस्ट ड्रॉ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, हमने ऐसी आइसोथर्मल प्रोसेस खींच दी। अब अगर आप किसी भी एक साइकिल में देखें, किसी भी एक छोटी सी इस एलिमेंट्री साइकिल को पकड़ें, तो ये एलिमेंट्री साइकिल अपने आप में एक कार्नोट साइकिल है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्री कार्नोट साइकिल मिलकर बनाती हैं इस पूरी रिवर्सिबल साइकिल को, ठीक है, इस पूरी रिवर्सिबल साइकिल को। और ध्यान रखिए, जितनी ज्यादा आप इसमें कार्नोट एलिमेंट्री कार्नोट साइकिल बनाएंगे, मतलब जितना ज्यादा आप यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस से इस रिवर्सिबल साइकिल को डिवाइड करेंगे, उतना ज्यादा एक्यूरेट आपको रिजल्ट मिलेगा, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं हम n नंबर ऑफ साइकिल, n नंबर ऑफ एलिमेंट्री साइकिल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। हमने क्या करना है, हमें पता है कि अगर हम किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एफिशिएंसी लिखते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम पहले तो ये लिख सकते हैं, क्या, हमने मान लिया कि इसमें जो हीट जा रही है, ठीक है ना, अभी हम इस कार्नोट साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें हमने बोल दिया कि कितनी हीट इन हो रही है, dQ1, और dQ2 हीट आउट हो रही है, ठीक है, dQ2 हीट ΔQ2 आउट हो रही है। हम यहाँ पे बोल सकते हैं 1 माइनस ΔQ2 अपॉन कितनी हीट इन हो रही है, ΔQ1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास रिवर्सिबल के लिए, सॉरी, इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो देखिए अब क्या करना है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आप लिख सकते हैं ΔQ2 अपॉन ΔQ1 फॉर रिवर्सिबल इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, और इसी को आप लिख सकते हैं ΔQ2 बाई T2 इज इक्वल टू ΔQ1 बाई T1। अब एक चीज देखिएगा, ये जो dQ2 है, ΔQ हमने क्या कहा, ये हीट जो है वो रिजेक्ट हो रही है, यहाँ पे हीट आ रही है, यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रही है, रिजेक्ट हो रही है तो उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ΔQ2, ठीक है, ΔQ1 प्लस ΔQ2 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहां से हम ये लिख सकते हैं। अब अगर हम ये लिख सकते हैं, तो सिमिलरली मैंने ये प्रोसेस मानी थी कि इसमें जो ये प्रोसेस है, इस आइसोथर्मल प्रोसेस में ΔQ1 हीट जा रही है। दूसरी हमने पकड़ ली, अगर दूसरी हम कार्नोट साइकिल पकड़ें और ये मान लें कि उसमें हमारे पास ΔQ3 हीट जा रही है और कुछ रिजेक्ट हो रही है ΔQ4, तो सिमिलरली हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, सिमिलरली हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी कि ΔQ3 अपॉन T3 प्लस ΔQ4 अपॉन T4। ऐसा अगर हम n नंबर ऑफ एलिमेंट्री कार्नोट साइकिल के लिए करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हमारे पास अगर हम सबको ऐड कर दें, ऐसे करके हम लिखेंगे, है ना, सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं DQ, है ना, यहाँ पे हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ सकता है ना। अगर आप बहुत सारी साइकिल्स को ऐसे ऐड करते रहें, बहुत सारे इक्वेशंस को ऐसे ऐड करते रहें, तो आपको देखने को मिलेगा जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, ΔQ1 अपॉन T1 प्लस ΔQ2 अपॉन T2, ΔQ3 अपॉन T3, ये n नंबर ऑफ साइकिल तक चलेगा, ठीक है, ΔQ4 अपॉन T4, ठीक है, ये एक साइकिल के लिए लिखा, ये दूसरी साइकिल के लिए, और ऐसा चलता रहेगा। तो अगर ऐसा चलता रहेगा और उसका सम कितना होगा, 0 ही होगा, क्योंकि आप सब इक्वेशंस को ऐड करिए तो उसका सम 0 ही होगा। इसका मतलब अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ ΔQ बाई T करते हैं, किसके लिए, किसी रिवर्सिबल साइकिल के लिए, उसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, ये हमने यहां से लिखा। तो हम सिंपली यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं कि क्यों क्लॉजेज इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग ΔQ बाई T का इंटीग्रेशन किसी भी रिवर्सिबल साइकिल के लिए 0 होता है। पहली चीज हमें ये पता चल गई। अब अगर हमें ये पता चल गई, तो अब हम यहाँ पे से काफी इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि अगर हमारे
मान लिया ये कोई साइकिल है, ये कोई एक साइकिल है, ठीक है, ये कोई एक साइकिल है। तो रुकिए, यहाँ पे हमने मान लिया ये हमारे कोई एंड पॉइंट्स हैं, ये 1 है, ये 2 है। यहाँ पे कोई एक प्रोसेस चलती है 1 से 2 जो कि ए पाथ के थ्रू चलती है। दूसरी प्रोसेस है रिवर्स डायरेक्शन में 2 to 1 जो कि बी पाथ के थ्रू चलती है। और तीसरी कोई है जो कि सी पाथ के थ्रू चलती है। हमारे पास 3 साइकिल हैं, ठीक है, 2 साइकिल हैं और 3 प्रोसेस हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल क्लियर है कि हमारे पास 2 साइकिल हैं। ये देखिए हमने कोई भी डायग्राम बना दिया, ये किसी भी क्वांटिटीज के बीच में हो सकता है। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखें तो 1A2B1 एक अपने आप में एक साइकिल है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है 1A2 वो भी रिवर्सिबल है। हमने पूरी साइकिल सारी की सारी जो इसमें प्रोसेस ली हैं वो क्या ली हैं, रिवर्सिबल ली हैं, क्योंकि हम एक रिवर्सिबल साइकिल के साथ डील कर रहे हैं। तो ये है कि उसमें सारी की सारी प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल हो। अगर एक भी इरिवर्सिबल हो जाती है तो समझ लीजिएगा वो साइकिल इरिवर्सिबल है। जैसे कि VARS सिस्टम की अगर आप बात करते हैं, उसमें एक प्रोसेस होती है थ्रॉटलिंग प्रोसेस। थ्रॉटलिंग प्रोसेस हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है। हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होने के कारण ये पूरी साइकिल को ही इरिवर्सिबल बना, ना पूरी साइकिल को ही इरिवर्सिबल साइकिल बना देती है, ठीक है। बट हमने क्या किया है, यहाँ पे जितनी भी साइकिल ली है, चाहे वो 1A2B1 हो, चाहे वो 1A2C1 साइकिल हो, 2 साइकिल यहाँ पे बन रही हैं, दोनों ही रिवर्सिबल साइकिल हैं, क्योंकि दोनों में ही केवल और केवल रिवर्सिबल प्रोसेस हैं। अब देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस हैं तो हमें पता है रिवर्सिबल साइकिल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, del Q by T फॉर रिवर्सिबल कितना होगा, 0 होगा, उसका इंटीग्रेशन है ना। तो हम पहली वाली साइकिल को पकड़ें और उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, उसके लिए हम ये अप्लाई कर सकते हैं, दूसरी वाली के लिए भी हम यही अप्लाई करेंगे। तो अगर पहली वाली के लिए अप्लाई करें तो हम क्या लिख सकते हैं, del Q by T फॉर 1A2 प्लस, ठीक है ना, 1A2 ये प्रोसेस हो गई हमारी। फिर नेक्स्ट प्रोसेस आई del Q by T 2B1, इनका सम होगा कितना, 0 होगा। दूसरी साइकिल ली थी हमने, उसमें भी हम क्या करेंगे, del Q by T ऐड कर देंगे 1A2 प्लस del Q by T 2C1 टू 0, ठीक है। अगर इतना समझ में आता है तो हम क्या कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहां से ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचू बाई टी 2B1 इज इक्वल टू del Q by T 2C1। अब यहां से काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है। क्या रिजल्ट है कि यहां पे अगर आप देखें, चाहे वो 2B1 पाथ है या फिर वो 2C1 पाथ है, ये चाहे वो 2B1 पाथ है, ये जो पाथ है 2B1, चाहे वो 2C1 पाथ है, उसके लिए एक चीज कांस्टेंट है। क्या चीज सेम है, del Q by T। मतलब del Q by T जो है वो चाहे वो रिवर्सिबल साइकिल हो 2B1, चाहे वो रिवर्सिबल साइकिल हो 2C1, दोनों के लिए ही सेम है। दोनों के लिए सेम है, मतलब del Q by T पाथ के चेंज होने पर चेंज नहीं होता। ये अगर वो रिवर्सिबल पाथ के अलोंग लिया जा रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इरिवर्सिबल के लिए बिल्कुल डिफरेंट मैटर है। रिवर्सिबल के लिए अगर आपके पास सेम एंड पॉइंट्स हैं और पाथ अगर डिफरेंट होने के कारण क्या हो रहा है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जो आपके पास del Q by T रहेगा वो सेम ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो वो हमें ये इक्वेशन बताती है कि चाहे हो 2B1 चाहे वो पाथ हो 2C1, दोनों के लिए ही del Q by T का वैल्यू सेम रहेगा। अगर दोनों के लिए del Q by T का वैल्यू सेम रहेगा, इसका मतलब यहाँ पे इस del Q by T को हम लिख लेते हैं del S, और यही होता है हमारा एंट्रोपी चेंज, ठीक है। अब ये क्या है, हमने कहा ये क्या है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लिखते तो इसे del S ही हैं, बट इसको हमने कहा हम इसको क्या बोल रहे हैं, ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये साफ है कि ये क्या है, पॉइंट फंक्शन है। और पॉइंट फंक्शन है तो ये क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। अब ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी तभी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी तभी होगी जब आप इसको रिवर्सिबल पाथ के अलोंग ले रहे हैं। इरिवर्सिबल के लिए ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इसको भी समझते हैं। ये कई बार नहीं समझाया जाता, तो मैं यहाँ पे आपको ये समझा रहा हूं कि क्यों del Q by T जो है उसको हम रिवर्सिबल के लिए एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, जबकि del Q by T थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, जबकि del Q by T अगर हम किसी इरिवर्सिबल पाथ के अलोंग लेते हैं
तो वो एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं होता। ऐसा क्यों है? तो आप सिंपल यहां पे देखें, कोई भी आपके पास एक प्रोसेस है, मैंने मान लिया ये कोई प्रोसेस है, किसी तरीके से आप किसी इस पॉइंट से किसी इस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। ये जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस है मतलब अगर आप 1 से 2 तक कहीं पे पहुंच जाते हैं, किसी एक स्टेट से किसी दूसरी स्टेट तक पहुंच जाते हैं, तो मैं अगर रिवर्सिबल प्रोसेस चला रहा हूं तो उसमें जैसा ही मैंने फॉरवर्ड प्रोसेस करी, उसी के अपोजिट रिवर्स डायरेक्शन होगी, रिवर्स प्रोसेस में होगी, है ना। तो हमने कह दिया कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें सिस्टम और सराउंडिंग में जो इफेक्ट थे, जो भी अगर हमने कुछ इफेक्ट दिए होंगे, कुछ कुछ भी हुआ होगा, जैसे हमने 1 to 2 प्रोसेस में कुछ हीट दी होगी किसी भी सिस्टम को, तो वहां पे 2 to 1 प्रोसेस में क्या होगा, उतनी ही हीट सराउंडिंग से वापस सिस्टम में आ जाएगी। तो इसका मतलब साफ है कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी होगी 1 to 2 प्रोसेस में, जो भी हमारे पास इनिशियली जो प्रॉपर्टी थी वन पॉइंट पे, वन स्टेट पे, वो अगेन हमें मिल जाएगी किसमें, रिवर्स प्रोसेस में, क्योंकि अल्टीमेटली भी हमारे पास सेम सिस्टम और सराउंडिंग रहेगा। प्रोसेस वही है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो एंड पॉइंट्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। किसके लिए, दोनों प्रोसेस के लिए, चाहे वो रिवर्स प्रोसेस हो, चाहे वो पहले की गई 1 to 2 फॉरवर्ड प्रोसेस हो, चाहे वो रिवर्स प्रोसेस हो या चाहे वो फॉरवर्ड प्रोसेस हो, एंड पॉइंट सेम है। एंड पॉइंट सेम है मतलब जो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एंड पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है। और एंड पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है मतलब ये किससे रिलेटेड है, ये है पॉइंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पॉइंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे 1 to 2 आप किसी भी तरीके से चल गए, 2 to 1 अगर आप कोई भी प्रोसेस ले रहे हैं, लाइक आपने ले ली कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें कि जैसे ही आपके इफेक्ट हुए, हालांकि ये तो इम्पॉसिबल है, बट आपने मान लिया जैसे कि आपका इवेपोरेशन होता है, या फिर किसी भी एक स्प्रिंग को आप कंप्रेस करते हैं, फिर वो वापस आ जाती है, तो हम ये मान के चलते हैं कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, जैसे पहले था वैसे ही बाद में हो गया। दूसरी, हम यहाँ पे अगर एक ऐसी प्रोसेस लें जो है इरिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल साइकिल के लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए सॉरी, अगर 2 तक जाएं, 1 से 2 तक आप किसी भी तरीके से चलते हैं, उसके बाद मान लिया आपके पास 2 पॉइंट पे आप हैं और आप चाहते हैं कि आप इस 1 पॉइंट पे पहुंचे किसी भी थ्रॉटलिंग प्रोसेस के थ्रू, जो कि एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना। अब अगर आप 2 से 1 की तरफ जाएंगे, और ये मान लिया हमारा कोई भी डायग्राम है, एचएस डायग्राम मान लिया, ठीक है, एचएस डायग्राम मान लिया, तो अगर आप 2 से 1 की तरफ वापस से जाना चाहते हैं तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि पहली साइकिल में, जो पहली प्रोसेस में जब आप 2 तक पहुंचे, तो 2, और वो भी किसी हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू या कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू, तो ये तो बिल्कुल श्योर है, ये ऑब्वियस है कि वहां पे एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी है। इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी है मतलब पहले जितनी एंट्रोपी थी उससे कुछ ज्यादा इंक्रीज करेगी। जबकि अगर आप यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस में देखते, डायग्राम अगर आपका बनता है एचएस डायग्राम, तो जितनी एंट्रोपी चेंज पहले था उतना ही सेम रहता, क्योंकि एंट्रोपी क्या हो गई, एंट्रोपी एक पॉइंट प्रॉपर्टी है ना। जैसे कि हमने पढ़ा कि डेल क्यू बाई टी वो जो है वो चेंज नहीं कर रहा है पाथ के अलोंग, और उसी को हमने एंट्रोपी कहा। तो एंट्रोपी भी पाथ के अलोंग चेंज नहीं करेगी, एंट्रोपी भी पाथ के अलोंग चेंज नहीं करेगी, पाथ के अलोंग चेंज नहीं करेगी, मतलब वो क्या है, एक पॉइंट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो तो 1 to 2 आप गए, 2 to 1 आप वापस आए, बट एंट्रोपी क्या रही, सेम रही। जितनी एंट्रोपी पहले थी एंट्रोपी उतनी ही रही, मतलब एंट्रोपी चेंज कितना हुआ, एंट्रोपी चेंज 0 हुआ। बट इसके लिए एंट्रोपी चेंज क्या होगा, इसके लिए एंट्रोपी चेंज कुछ ना कुछ होगा, है ना, कुछ ना कुछ होगा। इसके लिए एंट्रोपी चेंज कुछ ना कुछ क्यों होगा, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, और रिवर्सिबिलिटी के कारण जितना एंट्रोपी पहले थी उससे कुछ ज्यादा एंट्रोपी इंक्रीज होगी। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर इतना समझ में आ जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को अगेन अचीव नहीं कर सकते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस में, टू वापस से, तो आप वो अचीव नहीं कर सकते। आप किसी अनदर पॉइंट 1 डैश पे पहुंचेंगे जिसकी एंट्रोपी कुछ ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर हमारी कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है तो वो एंड पॉइंट्स पे डिपेंड कर रही है, मतलब वहां पे वो किसी पॉइंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। बट इरिवर्सिबल प्रोसेस में जैसे कि हमने देखा, हम अगेन वही पाथ कवर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जो इरिवर्सिबल है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है पाथ फंक्शन से। कोई भी अगर ऐसी प्रॉपर्टी जैसे वर्क या टेम्परेचर, उससे रिलेटेड है इरिवर्सिबल,
क्लियर है? तो इसीलिए जब भी हमारे पास कहीं पे वर्क लिखा हो, कहीं पे हीट लिखा हो, वो क्या है, वो हमेशा पाथ फंक्शन है और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए माने जाते हैं। अगर कोई इक्वेशन में w इज टू एक्स क्यू या कुछ भी बना दूं, ठीक है, तो इसमें हम क्या मानेंगे, ये w है, ये q है। अगर ये w है और ये q है, दोनों ही क्या है, दोनों ही पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन है, इसीलिए जो ये इक्वेशन बनेगी वो किसके लिए होगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगी। तो अगर आपको इतना बेसिक पता है तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि अगर मेरे पास कोई भी साइकिल है, जैसे कि हमने कहा, जैसे कि हमने प्रूव किया अभी, कि अगर हमारे पास कोई भी है वो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, तो हमने इसमें एक छोटा सा माइन्यूट, एक छोटा सा एलिमेंट में अगर आप देखें तो वो एक तरीके से टीएस डायग्राम अगर हमारा है, तो ये क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, जिसमें अगर छोटी सी हमारे पास कोई कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, तो ऑब्वियसली बात है उसमें जो डेल क्यू होगा, जो मतलब हीट ट्रांसफर होगा, वो भी लगभग जीरो के इक्वल होगा, है ना। तो उसमें ऑब्वियसली बात है एंट्रोपी जो होगी उसको हम ds से लिख सकते हैं। अभी तक हम क्या बोल रहे थे कि डेल एस इक्वल टू डेल क्यू बाई टी, और हमने कहा कि डेल क्यू बाई टी अगर हम किसी रिवर्सिबल पाथ के अलोंग लेते हैं तो वो क्या है, वो एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि वो पाथ फंक्शन नहीं है, वो पाथ पे, वो किस पे डिपेंड कर रहा था, पॉइंट पे डिपेंड। हमने देखा था अभी कि हमारे पास अगर ये कोई साइकिल है, ये कोई साइकिल है 1 to 2, और ये कोई प्रोसेस है A, ये कोई प्रोसेस है B, और ये कोई प्रोसेस है C, तो B और C के लिए, दोनों के लिए ही डेल क्यू बाई टी का वैल्यू सेम था, मतलब वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा था, वो किस पे डिपेंड कर रहा था, इन एंड पॉइंट्स पे, और एंड पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा था, मतलब वो क्या है, एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है मतलब उसके लिए हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल लेंगे, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल हम ds के फॉर्म में लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कहा कि dsc को आप क्या लिख सकते हैं, किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम ds, ठीक है। तो अभी तक के रिजल्ट हमारे पास क्या क्या है, अभी तक का पहला रिजल्ट हमारे पास ये आया कि क्लॉजेस इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग किसी भी रिवर्सिबल साइकिल के लिए अगर आप डेल क्यू बाई टी का इंटीग्रेशन कर देते हैं तो आपको वैल्यू मिलता है 0। अगर कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये तो कहा हमें रिवर्सिबल साइकिल, ये तो अकॉर्डिंग टू क्लॉजेस हम चले, बट थर्मोडायनेमिक्स ने इसकी मदद से हमें क्या बताया कि अगर आप किसी भी प्रोसेस के लिए बता दिया, साइकिल से वो प्रोसेस पे आ गया, यही है थर्मोडायनेमिक्स ने इसकी मदद से हमें क्या बताया कि अगर आप किसी भी प्रोसेस के लिए बता दिया, साइकिल से वो प्रोसेस पे आ गया, यही है थर्मोडायनेमिक्स का जादू। तो मतलब अगर की वैल्यू निकालते हैं तो वो कितनी आएगी, डेल क्यू बाई टी के इक्वल, डेल क्यू बाई टी के इक्वल आएगी किसकी वैल्यू, ds की वैल्यू, किस में, रिवर्सिबल प्रोसेस में। तो अभी तक हमने बात करी रिवर्सिबल के लिए, अब हम आ जाते हैं इरिवर्सिबल के लिए, ठीक है। तो इरिवर्सिबल के लिए अगर हम क्लॉजेस p फॉर एनी इरिवर्सिबल साइकिल इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव, तो हम कैसे प्रूव करेंगे, देखिए यहाँ पे सिंपल, अगर मेरे पास क्या ड्रॉ करूंगा, इरिवर्सिबल साइकिल ड्रॉ करूंगा, तो मैंने ले लिया टीएस डायग्राम, मान लिया टीएस डायग्राम मैंने ले लिया। अब यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूं, ये है मेरी कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, ये है कोई आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। इन दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के बीच से एक ऐसी प्रोसेस जाएगी जो क्या होगी, इरिवर्सिबल है। क्यों है इरिवर्सिबल, जैसे कि मैंने कहा था, अगर ये सारी तो रिवर्सिबल है, ये भी रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, ये भी रिवर्सिबल एडियाबेटिक, और ये भी रिवर्सिबल एडियाबेटिक, बट ये हमने इरिवर्सिबल क्यों ली, क्योंकि हम डील करने वाले हैं किसके साथ, इरिवर्सिबल साइकिल के साथ। हम बात करने जा रहे हैं साइकिल की, और इरिवर्सिबल साइकिल तभी बनेगी जब कोई ना कोई प्रोसेस, पूरी साइकिल में कोई ना कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल हो, और यहाँ पे कोई हमने एक प्रोसेस क्या मान ली कि वो हमने कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस मान ली। अगर मैं इसको दूसरे पेन से दिखाऊं तो ये हमने कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस मान ली, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो अगर मैं इसके लिए हर एक पॉइंट पे एंट्रोपी देखूं तो वो वेरी कर रही है, चेंज कर रही है, इसीलिए मैं इस इरिवर्सिबल साइकिल के लिए हर एक पॉइंट पे एंट्रोपी का वैल्यू नहीं बता सकता, बजाय कि अगर कोई यहाँ पे रिवर्सिबल साइकिल, रिवर्सिबल प्रोसेस होती, क्योंकि रिवर्सिबल के लिए मैं इजीली बता सकता हूं, मुझे पता भी है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कि ds इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी, डेल क्यू। मेरे पास अभी तक कोई इरिवर्सिबल के लिए कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए मैं क्या करता हूं, इस इरिवर्सिबल प्रोसेस को रिप्लेस कर देता हूं किसी एक रिवर्सिबल प्रोसेस से, किसी एक रिवर्सिबल प्रोसेस से, ठीक है। क्यों रिप्लेस करा और कैसे रिप्लेस हुआ, पहली चीज तो आपको यह समझनी चाहिए कि अगर आपके पास किसी भी प्रोसेस में, चाहे वो कोई भी, अगर एंड पॉइंट सेम है, ध्यान रखिएगा, अगर एंड पॉइंट सेम है कभी भी, और आप ड्रॉ कर रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस या
तो दोनों के लिए अगर आप ये टीएस डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो दोनों के लिए ही जो एंट्रोपी चेंज रहेगा वो सेम रहेगा। कि एंट्रोपी चेंज क्या है, एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी पॉइंट फंक्शन है, वो एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों के लिए आप डीएस क्या लिख सकते हैं, S2 माइनस S1। डजेंट मैटर कि प्रोसेस कौन सी है या पाथ कौन सा है, अगर एंड पॉइंट सेम है तो वहां पे जो चेंज रहेगा एंट्रोपी का वो S2 माइनस S1 ही रहेगा। किसके लिए, चाहे वो रिवर्सिबल प्रोसेस है और इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो डीएस का वैल्यू रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए सेम होता है, इसीलिए हमने इस इरिवर्सिबल को, मान लिया हमारे पास ये प्रोसेस थी कोई 1 to 2, ठीक है, 1 to 2 ये कोई प्रोसेस थी। अब 1 to 2 ये प्रोसेस थी कोई रिवर्सिबल, हमने इसको रिप्लेस किया 1 to 2 किसी एक रिवर्सिबल प्रोसेस से, इरिवर्सिबल को रिप्लेस किया रिवर्सिबल प्रोसेस से। क्यों, क्योंकि हमें पता है दोनों के लिए एंट्रोपी चेंज जो होगा वो सेम रहेगा। अब दोनों के लिए एंट्रोपी चेंज सेम है इसलिए हमने रिप्लेस किया, सिंपल। अगर इतनी बात समझ में आती है तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। हमने क्या करा, इसे नंबर ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस में डिवाइड कर दिया। तो नंबर ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, नंबर ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस में हमने इसे डिवाइड करा। ठीक है, बस यहाँ पे अगर आप इस साइकिल, इस प्रोसेस को देखें, ये प्रोसेस थी पहले में कन्वर्ट कर दिया अगर हमने, तो ये जो प्रोसेस है, मान लिया ये कोई प्रोसेस मैंने ले ली नई 1 to 2, ठीक है ना, 1 to डैश कोई सी भी प्रोसेस, ये वाली प्रोसेस, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक। अब मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं, जैसे कि हमने पढ़ा है किसी भी रिवर्सिबल को हम 2 एडियाबेटिक और एक आइसोथर्मल में रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हो गई आइसोथर्मल और ये हो गई एडियाबेटिक प्रोसेस। तो 2 एडियाबेटिक प्रोसेस हो गई, एक आइसोथर्मल हो गई। अब आपने इस 1 to 2 को जैसे ही रिप्लेस किया तो आपके पास कोई आइसोथर्मल प्रोसेस आई। अब आइसोथर्मल आई तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपली, यहाँ पे अगर आप इस प्रोसेस के लिए देखें, इसके लिए देखें, ये अपने आप में एक कार्नोट साइकिल बन गया है ना, ये अपने आप में एक एलिमेंट्री कार्नोट साइकिल बन गया। और आप ये भी मान लीजिए कि आपने कुछ हीट दे दी डेल क्यू और कुछ हीट रिजेक्ट हो गई डेल क्यू डैश, डेल क्यू डैश हीट रिजेक्ट हो गई, डेल क्यू आपने हीट दे दी। तो आप यहां से अगर आप इसके लिए थर्मल एफिशिएंसी देखें, किसके लिए, इस इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो पहले ड्रॉ की थी, उसको अगर आप कंपेयर करते हैं कार्नोट के अकॉर्डिंग, जो इरिवर्सिबल साइकिल के लिए जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो कम होती है या इक्वल होती है किसके लिए, किससे, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो एफिशिएंसी होगी, थर्मल एफिशिएंसी होगी, उससे कम या उसके इक्वल होती है। अब हमें पता है कि थर्मल के लिए, रिवर्सिबल के लिए अगर मैं थर्मल एफिशिएंसी लिखता हूं तो क्या लिख सकता हूं, डेल क्यू अपॉन डेल क्यू डैश अपॉन डेल क्यू। किसके लिए है ये, रिवर्सिबल के लिए है, सिंपल। रिवर्सिबल के लिए क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस डेल क्यू डैश अपॉन 1 माइनस डेल क्यू डैश अपॉन डेल क्यू फॉर रिवर्सिबल, है ना, रिवर्सिबल के लिए ये लिख सकता हूं। अब मैं अगर रिवर्सिबल के लिए ये लिख सकता हूं और रिवर्सिबल के लिए ये लिख सकता हूं, तो यहां पे आप सिंपल ये देखिए कि रिव देता है कौन, कार्नोट। क्या बोलता है कि वो बोलता है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस टी टू टी अपॉन, ठीक है ना, टी डैश अपॉन टी। टी डैश यहाँ पे का टेम्परेचर है और मान लिया टी कुछ यहाँ पे का टेम्परेचर है। तो अगर आप इसको रिप्लेस कर देते हैं इससे, इस रिलेशन से, जिसको आप ये भी लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे इसको 1 माइनस टी डैश अपॉन टी, 1 माइनस टी डैश अपॉन टी, ठीक है, ये हो गया हमारा किसी रिवर्सिबल के लिए। अब देखिए अगर आपके पास यहाँ पे मैं कहूं कि 1 से 1 कैंसिल कर दें तो क्या होगा, ये साइन जो है ये पलट जाएगा। आप इसको लिख लेंगे डेल क्यू डैश अपॉन डेल क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी डैश अपॉन टी। साइन क्यों बदला, क्योंकि अगर आप सिंपली देखें यहाँ पे 1 माइनस 0.5 इज लेस देन 1 माइनस 0.3, है ना। अगर 1 माइनस 0.5 जो कि 0.5 होगा वो 0.8 से छोटा है, तो अगर मैं यहाँ से 1 से 1 कैंसिल करता हूं तो क्या बचा, 0.5 0.3 जो कि 0.3 से बड़ा है। तो साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पे भी हमने 1 से 1 कैंसिल किया इसलिए साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। साइन चेंज हुआ तो हमारे पास रिजल्ट आया कि डेल क्यू डैश अपॉन डेल अपॉन टी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं टी डैश को इधर लाऊं और इसको इधर ले जाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं सिंपली लिख सकता हूं डेल क्यू डैश अपॉन टी डैश इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी, सिंपल। अगर मैं ये लिख सकता हूं तो आप ये देखिए, ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है तो अभी तक हमने पढ़ा था कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल डीएस का डेल क्यू बाई टी होता है ना, तो आप देखिए इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, डेल क्यू डैश बाई टी डैश, मतलब डेल क्यू डैश बाई टी डैश का वैल्यू कितना होगा, डीएस होगा। क्योंकि इस प्रोसेस के लिए जो इरिवर्सिबल है, ये जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए अगर आप देखें तो इस प्रोसेस के लिए तो आप एंट्रोपी चेंज अभी तक जानते नहीं है ना कितना होगा, बट आपको इसके लिए पता है, इसके लिए पता है कि वो डीएस होगा। तो आप यहां से सिंपली इसको रिप्लेस करिए,
ठीक है ना, ये तो लेस देन इक्वल रिप्लेस करिए, क्या लिख सकते हैं इसे, ds इज लेस देन डेल क्यू बाई टी। ठीक है, ये आपको अगर समझ में आ गया कि डेल क्यू डैश बाई टी डैश को हमने क्यों ds लिखा है, क्यों ds लिखा है, क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू रिवर्सिबल प्रोसेस हम लिख सकते हैं कि ds इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि ds का वैल्यू कम होगा। देखिए ये जो है ये किसके लिए है, ये है हमारी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, है ना, ये हो गया हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो देखिए सिंपल आप यहाँ पे से देखें अगर, तो आप लिख सकते हैं कि ds इज लेस देन इक्वल टू डेल क्यू बाई टी, और यही है हमारा क्लॉजेस इनइक्वालिटी, यही है हमारा। अब हम अगर हमें ये पता है कि ds इक्वल टू डेल क्यू बाई टी किसके लिए, रिवर्सिबल के लिए, तो बचा हुआ स्टेटमेंट क्या बन जाता है, इसमें से अगर आप ये हटा दें, इसमें से अगर आप ये हटा दें तो बचेगा क्या, ds इज लेस देन डेल क्यू बाई टी, और वो किसके लिए होगा, अगर ये रिवर्सिबल के लिए है तो वो किसके लिए होगा, ds इज लेस देन डेल क्यू बाई टी, वो होगा इरिवर्सिबल के लिए। तो ये हो जाता है हमारा इरिवर्सिबल के लिए। तो अगर आपको इतना क्लियर है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी फॉर एनी इरिवर्सिबल साइकिल इज लेस देन जीरो। इतना पता चल पे से हम एक और चीज कंक्लूड करेंगे, क्या कंक्लूड करेंगे, यहाँ पे से हम ये समझ पाएंगे कि एंट्रोपी जनरेट होता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे भी अगर आप 1 से 2 प्रोसेस ड्रॉ करते हैं, 1 से 2 प्रोसेस आपने कोई ड्रॉ कर दी जो किसी ए पाथ के थ्रू जा रही है, दूसरी प्रोसेस 2 to 1 आपने बी प्रोसेस ले ली, और तीसरी जो उसी 1 पॉइंट पे आ जाती है सी प्रोसेस। बट इस टाइम जो आपने सी प्रोसेस ली, वो सी प्रोसेस आपने एक रिवर्सिबल नहीं ली, इरिवर्सिबल ली। क्या ली, इरिवर्सिबल प्रोसेस ली। मान लिया ये जो आपने इस बार प्रोसेस ली वो इरिवर्सिबल प्रोसेस ली। अगर सी इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसका मतलब 1A2C1 1A2C1 क्या होगी, एक इरिवर्सिबल साइकिल होगी, जबकि 1AB21 एक क्या है, एक रिवर्सिबल साइकिल है। और रिवर्सिबल साइकिल के लिए आपको पता है आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं डेल क्यू बाई टी इज इक्वल टू जीरो, आप ये लिख सकते हैं। तो आप सिंपली अगर इसको लिखते हैं तो आप यहां पे लिखें डेल क्यू बाई टी फॉर प्रोसेस 1A2 विच इज रिवर्सिबल प्लस डेल क्यू बाई टी फॉर प्रोसेस 2B1 इज इक्वल टू जीरो। ये तो हमने लिख लिया इसके अकॉर्डिंग किसी भी रिवर्सिबल साइकिल के लिए। दूसरी साइकिल हमारे पास हमने क्या ली, इरिवर्सिबल साइकिल ली, 1A2C1 यहाँ पे है 1A2B1। अब अगर आप इस साइकिल को देखें तो ये इरिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोसेस इरिवर्सिबल है, इसीलिए पूरी साइकिल इरिवर्सिबल साइकिल बन जाएगी। अगर ये पूरी साइकिल इरिवर्सिबल साइकिल हैं, ऊपर से हमें ये पता है, तो हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं डेल क्यू बाई टी फॉर प्रोसेस 1A2 विच इज रिवर्सिबल प्लस डेल क्यू बाई टी 2C1 क्या है, रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वो किससे लेस देन होगा, जीरो से लेस देन होगा अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है ना, हमने जो अभी अभी प्रूफ किया उसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। अब इस इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से आप क्या करें, यहाँ पे रिप्लेस कर दें। देखो इससे आप क्या लिख सकते हैं, डेल बाई टी 1A2 को आप लिख सकते हैं क्या, अगर ये उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस डेल क्यू इक्वल 2B1 लिख सकते हैं। तो आपने बस यहाँ पे क्या कर दिया, इसको ऐसे कुछ चेंज कर दिया, तो आप लिख सकते हैं सिंपली, आप इसको सॉल्व करें तो आपको पता चलेगा डेल क्यू बाई टी फॉर 2C1 इज लेस देन डेल क्यू बाई टी फॉर व्हाट, फ्रॉम 2B1। ठीक है, 2B1, क्योंकि 2B1 माइनस का था और वो उधर जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा। तो सिंपल जो 2C1 के लिए है, क्या है 2C1 क्या है, पहली बात तो ये देखें 2C1 क्या है, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और 2B1 क्या है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। 2C1 इरिवर्सिबल है, 2B1 रिवर्सिबल है। अब दोनों के लिए अगर आप देखें तो किसी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर डेल क्यू बाई टी आप निकालते हैं, और किसी दूसरी प्रोसेस जिनके एंड पॉइंट सेम है उसके लिए अगर आप डेल क्यू बाई टी निकालें अगर वो इरिवर्सिबल है, तो इरिवर्सिबल वाले के लिए डेल क्यू बाई टी का वैल्यू रिवर्सिबल वाले डेल क्यू बाई टी जो रेशियो है उससे कम होता है, ये हमें पता चलता है। अब अगर ऐसा है तो सिंपल अगर आप देखें तो रिवर्सिबल के लिए आप क्या लिख सकते हैं, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस यू कैन राइट ds इक्वल टू डेल क्यू बाई टी। ठीक है, ds इक्वल टू डेल क्यू बाई टी आप रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करें, इस डेल क्यू बाई टी को रिप्लेस कर सकते हैं डेल ds से, तो आप सिंपल देख सकते हैं क्या मिलेगा, डेल क्यू बाई टी फॉर 2C1 प्रोसेस इज लेस देन ds, इज लेस देन ds, और ये 2C1 क्या है, इरिवर्सिबल
प्रोसेस के लिए है। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए del q by t का वैल्यू, किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए del q by t का वैल्यू ds से कम होता है। अब कम क्यों हुआ? कम इसलिए हुआ यहाँ पे क्योंकि आती है कहानी एंट्रोपी जनरेशन की। देखिए कब क्यों हुआ, यहाँ पे अगर आप एक चीज समझें, हमारे पास कंक्लूजन ये निकल के आया, कंक्लूजन सिंपली ये निकल के आया। तो अगर हमारे पास कंक्लूजन ये निकल के आया, अभी तक हमने क्या क्या देखा, सिंपल अगर हम देखें तो अभी तक हमने एक देखा था, हमने रिवर्सिबल साइकिल के लिए, रिवर्सिबल साइकिल के लिए हमने देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ del q by t इज इक्वल टू 0। फिर हमने देखा कि किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ds इक्वल टू del q by t लिख सकते हैं। अब हम आए कि इरिवर्सिबल के लिए, ठीक है, इरिवर्सिबल के लिए अभी मैं एंट्रोपी जनरेशन समझाऊंगा। इरिवर्सिबल साइकिल के लिए हमने देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ del q by t इज लेस देन 0, बट इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या देखा, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देखा कि ds इज ग्रेटर देन del q by t, ds इज ग्रेटर देन del q by t। अब डिफरेंस क्या आया कि ds हमने कहा ये जो ds है और ये जो ds है वो सेम है, चाहे आप ds लिखें रिवर्सिबल के लिए, चाहे आप ds लिखें इरिवर्सिबल के लिए, अगर एंड पॉइंट सेम है दोनों प्रॉपर्टी के लिए, चाहे वो रिवर्सिबल साइकिल है चाहे वो इरिवर्सिबल साइकिल है, चाहे वो रिवर्सिबल साइकिल है और चाहे वो इरिवर्सिबल साइकिल है, एंड पॉइंट सेम है तो वहां पे एंट्रोपी चेंज सेम रहेगा। एंट्रोपी चेंज सेम रहेगा तो इसीलिए ds का वैल्यू सेम रहेगा, क्योंकि जो एंट्रोपी है वो क्या है, वो एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है और वो एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। उसे नहीं लेना देना कि पाथ कैसा चल रहा है या पाथ कैसा है या प्रोसेस कौन सी है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, बस वो ये देखेगा कि ds इक्वल टू s2 माइनस s1, एंड पॉइंट्स देखेगा। एंड पॉइंट्स देखेगा तो साफ सी बात है यहाँ पे क्या होगा, ds का वैल्यू तो सेम रहेगा, बट डिफरेंस आता है del q by t के वैल्यू में, del q by t के वैल्यू में। यहाँ पे हमने देखा ds तो ये भी सेम है ये भी सेम है, बट डिफरेंस आता है del q by t के वैल्यू में। क्या आता है डिफरेंस कि यहाँ पे जो एंट्रोपी जनरेट होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस में, वो हीट ट्रांसफर के कारण तो होती है, इसीलिए हमने del q by t लिखा, बट वो इंटरनल सिस्टम की इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी के कारण भी जनरेट होती है। और अगर हम इसको ऐड कर देते हैं इरिवर्सिबिलिटी किसके कारण, सिस्टम के कारण, तो हम लिख सकते हैं ds इक्वल टू del q by t प्लस सम एंट्रोपी जनरेशन। तो इससे साफ पता चलता है कि हम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ds को del q by t तो लिख सकते हैं, बट इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो एंट्रोपी जनरेट होती है, जो एंट्रोपी जो चेंज होती है, पहली चीज तो वो चेंज होती है हीट ट्रांसफर के कारण, दूसरी कुछ सिस्टम की इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी के कारण, और सिस्टम की इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी के कारण जनरेट होने वाली एंट्रोपी को एंट्रोपी जनरेशन कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई किसके कारण, यहाँ पे ये हो गई हीट के कारण, ठीक है ना, हीट के कारण जो भी एंट्रोपी जनरेट हुई। अब रिवर्सिबल प्रोसेस में तो एंट्रोपी जनरेट हो रही है केवल और केवल हीट के कारण, बट यहाँ पे किसी भी एक इरिवर्सिबल